हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये हमारा ओसीएम का सेकंड लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का। तो कल हमने फर्स्ट चैप्टर में अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज पढ़ा, यस और नो, कि हमने शुरुआत की इस चैप्टर की कि व्हाट आर द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस और नो। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमें डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नथिंग बट दोज एक्टिविटीज which we conduct or which we undertake right in our daily life जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, राइट? आप सो रहे हो, इट इज एन एक्टिविटी। आर यू गेटिंग एनी मनी आउट ऑफ इट? आंसर इज नो। सो बन गए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप प्ले ग्राउंड पे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो या वॉलीबॉल खेल रहे हो या बास्केटबॉल खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग इट फॉर प्लेजर, योर ओन हैप्पीनेस, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इट बिकेम अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑल दोज एक्टिविटीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है उनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, यस और नो। एंड ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब ऑल दोज एक्टिविटीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मॉनेटरी एक्सचेंज इन्वॉल्व है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग एज अ क्रिकेट कोच या फुटबॉल के कोच हो आप, राइट? तो एज अ कोच आपको स्टूडेंट से फीस मिलेगी, यस और नो। या अगर आप किसी स्कूल में फुटबॉल कोचिंग दे रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगी। तो यू आर डूइंग दैट एक्टिविटी जिससे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है, यस और नो, राइट? या ऑटो रिक्शा ड्राइवर ऑटो चला रहा है, पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रॉप कर रहा है, तो ऑटो रिक्शा वाला उनको फ्रीली थोड़ी छोड़ेगा, ऑटो रिक्शा वाला उनसे किराया चार्ज करेगा। तो ऑटो रिक्शा वाला जो एक्टिविटी कर रहा है दैट बिकेम एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कल हमने ये भी देखा इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने 3 हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया है। कौन से 3 हिस्से हैं? तो एक है बिजनेस, यस और नो। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने फर्दर 3 हिस्सों में और डिवाइड किया। एक है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन एंड तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो ये 3, तो ये कल का हमारा चार्ट था। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको हमने फर्दर कुछ डिवाइड नहीं किया, फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट? कल फिर हमने व्हाट इज बिजनेस उस पर डिस्कशन किया, यस और नो। फिर हमने कल कुछ बिजनेस के क्या देखे, फीचर्स देखे, राइट? एंड कल हम यहां तक पहुंचे थे, दैट इज 6th फीचर ऑफ बिजनेस, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो कल हमने ऑलरेडी पहले 5 और ये छठा फीचर देखा था। तो वी आर डन टिल 6th फीचर ऑफ बिजनेस, राइट? या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, राइट? तो ये छठे फीचर में क्या कह रहे थे कि डील इन गुड्स, बिजनेस में आप गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हो। तो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर गुड एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड्स आर नथिंग बट विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, इन आवर व्हाट पर्सनल लाइफ, लाइक चाय पत्ती या रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन। दिस इज यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ, यस और नो। इट इज यूज्ड बाय अस, वी आर द अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर, यस और नो। तो इन गुड्स को कंज्यूमर गुड्स कहा जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड आई एम रनिंग एन रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट में मैंने आइस बनाने के लिए या आइसक्रीम्स को रखने के लिए डीप फ्रीजर खरीदा। तो डीप फ्रीजर आई एम यूजिंग टू रन माय बिजनेस, सो दैट डीप फ्रीजर बिकेम कैपिटल गुड्स। या मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए कार खरीदी, तो दैट कार बिकेम कंज्यूमर गुड। बट मैंने ट्रांसपोर्ट एजेंसी खोली एंड वहां पर मैंने ट्रक खरीदा, दैट ट्रक बिकेम कैपिटल गुड्स। सो कैपिटल गुड्स आर नथिंग बट दे आर द गुड्स विच आर फर्दर यूज्ड बाय सम अदर बिजनेस। तो जो आप बिजनेस करने के लिए गुड्स खरीदते हो उनको कहा जाएगा कैपिटल गुड्स, एंड जो आप आपके घर पर डेली लाइफ में गुड्स यूज करोगे उसे कहा जाएगा कंज्यूमर गुड्स। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, इट इज कंज्यूमर गुड। आप लैपटॉप पर पढ़ रहे हो तो दैट इज कंज्यूमर गुड, यस और नो। आपके पास टैबलेट है तो दैट इज कंज्यूमर गुड। टेलीविजन इज कंज्यूमर गुड, यस और नो। वॉशिंग मशीन इज कंज्यूमर गुड। बट वही वॉशिंग मशीन, मैंने बड़ी वॉशिंग मशीन खरीदी एंड मैंने वॉशिंग क्या क्या कपड़े वॉशिंग का एक दुकान खोला एंड वहां पर मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी, दैट बिकेम माय कैपिटल गुड्स। सो अ गुड्स व्हिच आई एम यूजिंग टू रन माय बिजनेस विल बी कॉल्ड एज कैपिटल गुड। मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था फोटोकॉपिंग का। फोटोकॉपिंग मशीन आपने खरीदा, आपका स्टेशनरी शॉप है, आपने उसमें फोटोकॉपिंग मशीन खरीदा, तो दैट बिकेम कैपिटल गुड। आपने घर पर डेली काम के लिए प्रिंटर खरीदा, कंज्यूमर गुड। गेटिंग इट? सो यू आर यूजिंग इट फॉर योर ओन सेल्फ, इट बिकेम कंज्यूमर गुड। बट आप उस गुड्स को यूज कर रहे हो टू जनरेट योर रेवेन्यू या नथिंग बट इन योर बिजनेस बिकेम कैपिटल गुड। तो ये हमारा लास्ट फीचर कल हमने पढ़ा था। अब चलते हैं हम 7वें फीचर पर। 7वां फीचर ऑफ बिजनेस कहता है कंटिन्यूटी इन डीलिंग। 7वां फीचर क्या कहता है? कंटिन्यूटी इन डीलिंग मतलब आप जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, आप जो गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, हमने शुरुआत में देखा था देयर आर 2 पार्टी, एक है बायर, एक है सेलर, यस और नो। तो इनके बीच में या बाइंग एंड सेलिंग हैज टू बी कंटिन्यूस। मतलब मैंने आज कुछ खरीदा, राइट? उसके बाद मैंने 2-3 साल तक कुछ नहीं किया,
देन इट इज़ नॉट अ बिजनेस। बट मैं आज खरीद रहा हूँ, कल बेच रहा हूँ, बाइंग सेलिंग मेरा कंटिन्यूस चल रहा है, देन ओनली इट इज़ अ बिजनेस। तो बिजनेस का अगला फीचर क्या है कि देयर शुड बी अ कंटिन्यूएशन इन डीलिंग। जो डीलिंग हो रहा है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो कंटिन्यूस हो रही है, आज की, फिर 2 साल बाद और एक की, 3 साल बाद और एक की, देन दैट इज नॉट अ बिजनेस। इज इट क्लियर? तो बिजनेस का अगला फीचर क्या है? कंटिन्यूटी इन डीलिंग। तो वो कह रहे हैं एवरी बिजनेस रिक्वायर रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शंस, वन सिंगल transaction does not constitute as business. Example, if a person sells his own motor car and earns profit, then it is not considered as business activity. मैंने अपनी कार बेची, प्रॉफिट मिला, ठीक है, मैंने 4 लाख में खरीदी, 4.5 लाख में बेचा, प्रॉफिट हुआ, बट एम आई डूइंग इट एवरी डे? मैं ये फिर से कल खरीद के नई कार खरीदूंगा, पुरानी बेचूंगा, ऐसे करने वाला हूँ क्या? आंसर इज नो। सो ये वंस इन अ वाइल है, तो इसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहा जाएगा। गेटिंग इट? आगे वो कह रहे हैं इफ अ पर्सन सेल हिज ओन मोटर कार एंड अर्न्स प्रॉफिट, देन इट विल नॉट कंसिडर एज अ बिजनेस एक्टिविटी, जैसे मैंने अभी आपको कहा। आगे, बट इफ ही इज a car dealer, so he sells and purchase car regular, then it is considered as business activity. अगर आप कार डीलर हो, आप सेकेंड हैंड कार में डील करते हो, आप पुरानी कार खरीदते हो 4 लाख में या कम प्राइस में, उसे बढ़े हुए प्राइस पर दूसरे को बेचते हो, so you are doing it on a regular basis. Yes or no? महीने में 2-3 कार आप खरीदोगे, बेचोगे, तो there is a continuity in dealing, then it will be called as your business, और उसे हम क्या कहेंगे? कार डीलिंग का बिजनेस है मेरा। Yes or no? बट मैंने अपनी कार प्रॉफिट में बेची, तो कहने से इट इज माय बिजनेस? नो, मैंने अपनी पर्सनल कार बेची। यस और नो? बट इसी एक्टिविटी को अगर मैं रेगुलरली रिपीट करूंगा, देन दैट विल बिकम माय बिजनेस। सो देयर हैज टू बी अ रेगुलरिटी इन डीलिंग और रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शन। ये 7वां फीचर है बिजनेस का। इज इट क्लियर? चलते हैं ऑन द नेक्स्ट फीचर, 8वां फीचर। तो वो क्या कह रहे हैं? अनसर्टन रिटर्न्स। यस, वेरी सिंपल, कि जब आप बिजनेस करते हो तो उससे मिलने वाला फायदा, उससे मिलने वाला रिटर्न्स आर ऑलवेज अनसर्टन। देयर इज नो फिक्स्ड कि मैं बिजनेस करूंगा और हर महीने एग्जैक्टली 50,000 रुपये कमाऊंगा। इज इट पॉसिबल? नो, अनसर्टन है। कभी सेल्स ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कभी सेल्स कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा। यस और नो? जैसे कि अभी लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है, पैंडेमिक है, सब सारे बिजनेसेस क्या है, शट डाउन है या पार्शली शट है या लिमिटेड टाइम पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनका जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यस और नो? सो उनका प्रॉफिट विल बी फ्लक्चुएटिंग, या रेगुलर बेसिस पे उनको कमाई नहीं होगी, या अनसर्टन रिटर्न्स मिलेंगे। देयर आर नो फिक्स्ड रिटर्न ऑफ अ बिजनेस। तो वही वो कह रहे हैं, इन अ बिजनेस द रिटर्न आर नेवर प्री डिटेक्टेड या प्री डिटेक्टेबल और गारंटीड। बिजनेसमैन में अर्न प्रॉफिट और में सफर लॉस। प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। सो अनसर्टन रिटर्न है, कभी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कभी कम प्रॉफिट होगा, कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा। अनसर्टेनिटी है रिटर्न्स की, राइट? 9वां फीचर, एलिमेंट ऑफ रिस्क। देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस, क्योंकि आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर वो बिजनेस नहीं चला, सो देयर इज अ रिस्क कि आपका कैपिटल डूब सकता है, या देयर इज अ रिस्क कि लॉस हो सकता है। यस और नो? सो व्हेन यू आर कंडक्टिंग अ बिजनेस, जो 9वां फीचर है, दैट इज द रिस्क इज इन्वॉल्व इन बिजनेस। सो इसलिए 9वें फीचर का उन्होंने नाम क्या दिया है? एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो वो क्या कह रहे हैं? रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न विद एक्सपोजर टू लॉस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो देयर इज ऑलवेज अ एक्सपोजर टू लॉस, राइट? देयर विल बी अ एक्सपोजर टू लॉस। इट इज ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट्स, राइट? तो बिजनेस में जैसे अभी है लॉकडाउन है, अनफेवरेबल कंडीशन है फॉर अ बिजनेस, और नो? लॉकडाउन ने कुछ बिजनेसेस को तो अभी तक बंद रखा है, कुछ बिजनेसेस को पार्शली ओपन किया है, कुछ को लिमिटेशंस दिए हैं। यस और नो? रेस्टोरेंट्स कैन नॉट ओपन, उनको सिर्फ डिलीवरी करनी है, पब्लिक नहीं आ रहा है। यस और नो? कुछ दुकानें बंद है या कुछ दुकानों को लिमिट दिया कि इतने टाइम ओपन करना है, तो दिस आर अनफेवरेबल कंडीशन। सो दैट्स व्हाई बिजनेस आर ऑलवेज एक्सपोज्ड टू व्हाट? रिस्क। तो वही वो कह रहे फर्स्ट लाइन में, रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न विद एक्सपोजर टू लॉस। इट इज ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट्स। एवरी बिजनेस विल हैव सम और द अदर रिस्क। एवरी बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क होगी ही। इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी अवॉइडेड। आप रिस्क कम कर सकते हो बट रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट अवॉइड कंप्लीटली कि नहीं मेरा रिस्क फ्री बिजनेस है, कोई नहीं कह सकता है। एवरी बिजनेस हैज सम और द अदर रिस्क। हाँ, उस रिस्क को आप कम कर सकते हो बट कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो वही उन्होंने कहा है, इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कांट बी अवॉइडेड। Certain factors are beyond control of businessmen, like change in consumer taste, likes, dislike, fashion, change in the method of production, fire, theft, national calamity, etc. No business is free from all or the above factors, right? तो वो क्या कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो रिस्क होगा। जैसे कि अभी बड़ा पैंडेमिक आ गया तो सारे दुकानें बंद है, रिस्क एक्सपोजर है। या कल बाढ़ आ गई, रिस्क है। ये सर नो, चोरी हो गई,
आग लग गई, ये सारे रिस्क है, राइट। हाँ, इन रिस्क को आप कम कर सकते हो बट यू कैन नॉट कंप्लीटली अवॉइड देम। या चेंज इन फैशन हो गया, या कस्टमर का प्रेफरेंस बदल गया। अगर आप देख रहे हो तो पुराने लोग धोती पहनते थे, आज के लोग जीन्स एंड टी शर्ट पहनते हैं, तो देयर इज अ चेंज इन फैशन। तो अगर मैं आज के ज़माने में धोती का दुकान चलाऊंगा तो आई विल नॉट अर्न दैट मच मनी। अगर मेरा जीन्स एंड टी शर्ट का अगर शॉप है तो आई विल अर्न मच मोर मनी देन धोती का कपड़ा, यस और नो, या धोती का दुकान। गेटिंग इट? सो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंसेस की वजह से भी बिजनेस इज एक्सपोज टू सर्टन रिस्क। इज इट क्लियर? तो ये नौवां फीचर था, एलिमेंट ऑफ रिस्क। एंड लास्ट फीचर ऑफ बिजनेस इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. Customer satisfaction is the ultimate aim of all economic activity, and business is not exemption to it. Modern business believe in satisfying the customer by providing quality products and services at a reasonable price. The purpose of business is to create and retain the customer, right? तो वो कह रहे कि हमने शुरुआत ही की थी इस टॉपिक की कि एवरी बिजनेसमैन क्यों बिजनेस करता है? बिकॉज यू वांट टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ बिजनेस. अगर आप बिजनेस करोगे तो आपका एम क्या है? अल्टीमेट एम क्या है? कि आई नीड टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ माई बिजनेस, राइट? बट इन मॉडर्न टर्म्स प्रॉफिट मोटिव तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जो बिजनेसमैन देखता है. तो वो कहता है कि आई नीड टू सेटिस्फाई माई कस्टमर टेस्ट. मुझे उनको प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे देना है ताकि मैं अपने कस्टमर को रिटेन करूं एंड इसका बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए फायदा हो. तो वही वो कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं वो? कि मॉडर्न बिजनेस बिलीव्स इन सेटिस्फाइंग द कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस. द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर. तो इससे नए कस्टमर भी बढ़ेंगे एंड मेरे पुराने कस्टमर भी रिटेन होंगे. सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अगेन वन ऑफ द फीचर ऑफ बिजनेस. तो प्रॉफिट एक जगह एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन दूसरी जगह. तो मॉडर्न बिजनेस इज हैज टू मेन एम्स, या दो मोटिव्स है मॉडर्न बिजनेस के. एक है कि प्रॉफिट भी कमाना है, लेकिन दूसरा प्रॉफिट कमाना है साथ ही साथ कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए. इज इट क्लियर? तो यहाँ आने वाले टॉपिक में हम इन डिटेल भी पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द रियल मोटिव्स ऑफ बिजनेस, राइट? तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है ही एंड प्रॉफिट भी है साथ साथ. इज इट क्लियर? तो ये हमने 1 से लेके 10 फीचर्स पढ़े अबाउट बिजनेस. अब चलते हैं आगे. तो ये एक एक्टिविटी है, बिजनेस इज वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब हम चलते हैं अगले इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, दैट इज प्रोफेशन, राइट? तो प्रोफेशन इज अगेन व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट मैंने कल आपको उसका एक ऊपर इंट्रोडक्शन दिया था कि प्रोफेशन इज नथिंग बट जिसमें आपको एक बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत है. लाइक डॉक्टर्स, अगर आपको मेडिकल खोलना है या आपको डिस्पेंसरी खोलना है तो कैन यू ओपन अ डिस्पेंसरी? आंसर इज नो. आपको अगर डिस्पेंसरी स्टार्ट करनी है, आपकी खुद की मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो यू नीड एन एमबीबीएस डिग्री. विदाउट एमबीबीएस डिग्री आप आपकी डिस्पेंसरी स्टार्ट कर सकते हो क्या? नहीं. यस और नो? तो टू रन अ प्रोफेशन आपके पास एक डिग्री की जरूरत है, राइट? तो एक क्वालिफिकेशन की जरूरत है, राइट? तो देखते हैं वो क्या कह रहे हैं अबाउट प्रोफेशन. तो वो कह रहे हैं प्रोफेशन इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट, अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशन, नॉलेज एंड स्किल to render service for earning some income. Example, doctor, lawyer, chartered accountant. Yes or no? अगर आपको डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है तो यू नीड एमबीबीएस. अगर आपको लॉयर बनना है तो यू नीड एलएलबी. यस और नो? अगर आपको सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री होनी चाहिए. यस और नो? आपके पास सीए इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाके आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर सकते हो. यस और नो? सो टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन यू नीड सर्टन स्किल्स एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन. तो वो कह रहे हैं कि प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पर्सन अपनी कमाई करता है यूजिंग हिज नॉलेज एंड हिज स्किल्स. इज इट क्लियर? तो ये पहला पैराग्राफ है. अब चलते हैं ऑन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन की प्रोफेशन के क्या क्या फीचर्स है, तो एक एक करके पढ़ते हैं. तो पहला फीचर उन्होंने दिया एम, कि प्रोफेशन का एम क्या है. तो वो कह रहे हैं एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी. बट ऑब्वियस, मैं प्रोफेशन रन कर रहा हूं एज अ डॉक्टर या एज अ लॉयर या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ आर्किटेक्ट या एज अ इंटीरियर डिजाइनर, ये मेरे प्रोफेशंस है. तो इसमें मैं प्रोफेशन क्यों रन कर रहा हूं? मेरा एम क्या है, मेरा मोटिव क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? टू अर्न मनी. Yes or no? To earn income. तो वही वो कह रहे हैं every profession is practiced for earning money. Also they render services to their client and solve their problem. Yes or no? But पैसे तो कमाने, साथ ही साथ प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं? पैसे कमाना तो एम है, बट साथ ही साथ वो क्या करते हैं? पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो.
आपकी कोई कोर्ट केस है, आप लॉयर के पास जाओगे, लॉयर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। यस और नो। आपको अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो भी वो कह रहे हैं कि जो प्रोफेशन से उनका एम इज टू अर्न मनी, बट साथ ही साथ वो क्या करते हैं, कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को या पब्लिक को सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं एंड उनके प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। इज इट क्लियर? तो ये पहला फीचर है एम। सेकेंड फीचर क्या कह रहे हैं, क्वालिफिकेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था कि प्रोफेशन अगर आपको रन करना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बीइंग बीकॉम पास, कैन आई स्टार्ट अ क्लिनिक? नहीं। यस और नो। या आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट कैन आई स्टार्ट अ क्लिनिक? नो। हाँ, मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री, आई एम अ प्रोफेशनल, बट कैन आई स्टार्ट अ क्लिनिक? नो। टू स्टार्ट अ क्लिनिक आई नीड एमबीबीएस। यस और नो। तो क्वालिफिकेशन जरूरी है। आप जो प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड देन यू कैन नॉट रन दैट प्रोफेशन। बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई कैन प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बट बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन नॉट रन अ मेडिकल और व्हाट वी कैन से अ क्लिनिक। यस और नो। तो मैं क्लिनिक अगर चलाना है तो एमबीबीएस चाहिए। या बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कोर्ट में जाके क्लाइंट के लिए कोर्ट केस लड़ सकता हूं क्या? आंसर इज नो। सो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जो प्रोफेशन आपको रन करना है या जो प्रोफेशन में आपको प्रैक्टिस करनी है वही क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो वो क्या कह रहे हैं, अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। ईच प्रोफेशन हैज अ सर्टेन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। दिस नॉलेज हैज टू बी एक्वायर्ड ओनली बाय सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। वन कैनॉट प्रैक्टिस अ प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज एक्वायर्ड। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी तभी प्रैक्टिस कर सकते हो जब आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सर्टिफिकेट हो। अब क्लिनिक तभी खोल सकते हो जब आपके पास एमबीबीएस का डिग्री हो। यस और नो। तो जब तक आपके पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन सेट नहीं है, आप वो प्रैक्टिस या वो प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो क्वालिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये उसका दूसरा फीचर है प्रोफेशन का। चलते हैं तीसरे फीचर ऑफ प्रोफेशन का, दैट इज फाइनेंशियल रिटर्न। प्रोफेशनल गेट्स फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। यस और नो। जब हम दुकान चलाते हैं, गुड्स बेचते खरीदते हैं, तो हम माल बेचते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम सेल्स कहते हैं। तो सामान बेच के या सर्विस बेच के हमें पैसा मिलता है। बट इन प्रोफेशन आप कुछ बेच नहीं रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज। तो उस सर्विसेज के बदले में आपको फीस मिलती है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप डॉक्टर को क्या पूछोगे, कितनी फीस हुई? यस और नो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओगे, ऑडिट करवाओगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो उसको पूछोगे कितनी फीस होगी? यस और नो। या कितनी फीस हुई? आप लॉयर के पास जाओगे तो उसको पूछोगे कितनी फीस है? यस और नो। तो जो प्रोफेशनल्स है दे चार्ज फीस, तो उनको अपने सर्विसेज के बदले में क्या मिलता है? फीस मिलता है। तो वही वो कह रहे हैं, प्रोफेशनल गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल अगेन इज नॉट फिक्स्ड। Professional can be employed in an organization or self-employed. A working chartered accountant gets salary, but those who practice privately, that is self-employed, get fees. तो वो कह रहे हैं कि being chartered accountant आप कहीं पर जॉब भी कर सकते हो, तो जॉब करोगे तो आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, but we are not talking about that. We are talking about self-employment. Being chartered accountant, I am running my own practice. So being chartered accountant, if I am running my own practice, then what I'll get fees, which are uncertain. फीस आर अनसर्टन। मुझे कभी 4 क्लाइंट से फीस मिलेगी, कभी 10 क्लाइंट से। यस और नो। एक खत कोई क्लाइंट छोड़ के जाएगा, नया कोई क्लाइंट ऐड होगा, तो फीस विल बी फ्लक्चुएटिंग, राइट? हाँ, इफ आई एम वर्किंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, राइट, एंड फिर मुझे वहां से क्या मिलेगी? सैलरी, बट दैट बिकेम एम्प्लॉयमेंट। हम उस पर आएंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर तीसरा फीचर क्या था? फाइनेंशियल रिटर्न। तो हर एक प्रोफेशनल को इन रिटर्न क्या मिलेगा? हर एक प्रोफेशनल को इन रिटर्न फीस मिलेगी। यस और नो। एंड दिस फीस आर अगेन अनसर्टन, वो फिक्स्ड नहीं है, राइट? चलते हैं चौथे फीचर पर, दैट इज कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? तो जब भी आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करोगे तो यू नीड टू इन्वेस्ट सम और दी अदर कैपिटल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर हो, आपको आपकी खुद की प्रैक्टिस करनी है, तो यू नीड टू ओपन अ क्लिनिक। तो टू ओपन अ क्लिनिक यू नीड टू पुट मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, उसे हम कहेंगे कैपिटल। आपको दवा खाने के लिए जगह खरीदनी पड़ेगी या रेंट पे लेनी पड़ेगी, वहाँ पर फर्नीचर बनाना पड़ेगा। यस और नो। यू नीड टू हैव द मिनिमम सेटअप जो चाहिए एक एमबीबीएस प्रैक्टिसिंग डॉक्टर को, तो उसके लिए यू नीड टू पुट कैपिटल। या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको ऑफिस चाहिए, आपको एक मिनिमम सेटअप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, सो यू नीड टू इन्वेस्ट सम मनी। दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल कैन वर्क अंडर समवन।
Independent practicing profession require huge capital for setting up his practice. तो being a professional, being a chartered accountant या being a doctor, मैं हॉस्पिटल में जॉब कर सकता हूँ तो वहाँ पर सैलरी मिलेगी, वहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट when I am doing my self practice, when I am doing या I am self employed, मैं डॉक्टरी का पेशा प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपना क्लिनिक खोल के, then I need to invest capital. Yes or no? राइट? तो ये था चौथा फीचर. अगर आप जॉब करोगे तो कैपिटल की जरूरत नहीं है, बट आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप खुद का प्रैक्टिस कर रहे हो, देन आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी. राइट? अब चलते पांचवा फीचर प्रोफेशन का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप. व्हाट इज रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप? आपने अगर डॉक्टर की पर्ची देखी होगी तो उस पर वो स्टैंप लगाते हैं जिस पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है. तो कहाँ रजिस्टर्ड है? तो एवरी प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट आर रजिस्टर्ड टू देयर इंस्टीट्यूट. तो MBBS होने के बाद आपको डॉक्टर एसोसिएशन है उनसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद आपको इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन मिलना पड़ता है, या CS होने के बाद आपको CS इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. वैसे ही अगर आप लॉयर हो तो लॉयर को भी उनके एसोसिएशन से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तब जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो वही वो क्या, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप. आपके पास मेंबरशिप होना चाहिए उस एसोसिएशन का जो प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर रहे हो. तो वो क्या कह रहे हैं, सम प्रोफेशंस हैव काउंसिल विद रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ द प्रोफेशनल्स. तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रोफेशंस में देयर इज अ काउंसिल जो उन प्रोफेशनल की एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, रूल्स बनाते हैं. दिस प्रोफेशनल्स हैव टू रजिस्टर देम विद देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल एंड गेट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. एग्जाम्पल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया. लॉयर हो तो आपको बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ICAI, दैट इज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो आपको ICAI से क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस कर सकते हो. या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स. राइट? द कोड ऑफ कंडक्ट mentioned by their respective council must be strictly followed by every professional. Every practicing professional has to acquire membership from respective council. तो आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है. आपको आपका प्रोफेशन, आपके काउंसिल या आपका एसोसिएशन के साथ रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है. उनसे आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट लेना है, तब जाके आप ये प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो. तो बीइंग CA मुझे ICAI से COP यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना है, तब जाके मैं अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकता हूँ. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या? से फॉर एग्जांपल आई एम अ डॉक्टर. राइट? मैं पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब मेरी रिटायरमेंट एज आ गई, अब मैं बूढ़ा हो गया. अब मेरा बेटा है वो MBBS नहीं है, वो MBA है. तो मेरे जगह मैं अपने बेटे को बैठा सकता हूँ क्या कि चलो तुम पेशेंट को देखो आज से? आंसर इज नो. राइट? तो इट इज नॉन ट्रांसफरेबल. इफ आई एम रनिंग अ क्लिनिक, राइट, एंड आई एम MBBS, बट मुझे वो किसी और को ट्रांसफर करना है तो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ. इफ आई एम रनिंग इट इज नॉट ट्रांसफर. मैं अपना क्वालिफिकेशन ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या? आंसर इज नो. सो वही कह रहे हैं नॉन ट्रांसफरेबल. प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन ऑन द विल ऑफ प्रोफेशनल. एग्जाम्पल, अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर हु हैज नॉट कंप्लीटेड कंसर्न मेडिकल एजुकेशन. इज इट क्लियर? हाँ, तो मैं अपना बिजनेस या अपना क्लिनिक ट्रांसफर कर सकता हूँ, बट किसे? जिसके पास MBBS डिग्री है. या मैं अपनी प्रैक्टिस ट्रांसफर कर सकता हूँ, किसे? जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री है. यस और नो? बट मैं उसे किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ जिसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है. क्लियर है? तो नॉन ट्रांसफरेबल. एंड लास्ट फीचर, नेचर ऑफ वर्क. प्रोफेशनल चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज. एग्जाम्पल, आर्किटेक्ट डिजाइन अ लेआउट फॉर ऑफिस और योर होम. यस और नो? सो उनका नेचर ऑफ वर्क क्या है? दे प्रोवाइड सर्विस एंड दे गेट फीस फॉर इट. तो आर्किटेक्ट आपका घर का लेआउट या गार्डन का लेआउट या दुकान का लेआउट या ऑफिस का लेआउट बनाएंगे एंड दे विल चार्ज सम फीस फ्रॉम यू. यस और नो? तो ये हमारा 7वां और लास्ट फीचर था ऑफ प्रोफेशन. तो हमने 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ा. हमने बिजनेस को पढ़ा, हमने प्रोफेशन को पढ़ा. अब हम फटाफट पढ़ते हैं अबाउट तीसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट इज वेरी सिंपल. एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब करना. यस और नो? लाइक आपको अगर कोई पूछेगा ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करोगे, तो आप आंसर बोलोगे मैं बिजनेस करूंगा. यस और नो? या आप आंसर दोगे कि नहीं मैं किसी बड़े बैंक में जॉब करूंगा. सो यू कैन रन अ बिजनेस और यू कैन डू अ जॉब. जॉब इज नथिंग बट टू गेट एम्प्लॉय. या आप बोलोगे नहीं ग्रेजुएशन के बाद मैं CA बनूंगा एंड मैं CA प्रैक्टिस करूंगा, मीन्स यू आर इन टू प्रोफेशन. यस और नो? तो वही है, एम्प्लॉयमेंट मीन्स टू गेट हायर्ड और टू अंडरटेक अ जॉब अंडर सम अदर पर्सन जो अपना बिजनेस चला रहा है. यस और नो? तो वही कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स. हम दूसरे के लिए काम करते हैं. देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. राइट? अगर मैं ICICI बैंक में जॉब कर रहा हूँ
तो आई एम द एम्प्लॉई एंड आईसीआईसीआई बैंक इज माई एम्प्लॉयर, राइट। या मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहा हूं, तो आई एम द एम्प्लॉय एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज इज माई एम्प्लॉयर, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। एम्प्लॉयर इज अ पर्सन हु ऑफर्स द वर्क एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द वर्क इज कॉल्ड एज एम्प्लॉय, राइट। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुझे एज अ मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट किया, तो दे आर ऑफरिंग मी वर्क, तो दे आर दी एम्प्लॉयर, एंड मैंने उसे एक्सेप्ट किया, तो आई एम दी एम्प्लॉई, राइट। रेम्युनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। तो जब वो मुझे जॉब ऑफर करेंगे तो मुझे साथ ही साथ कहेंगे कि 30,000 आपका मंथली पगार होगा, मैंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि आपका मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होगा, उन्होंने कहा कि आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, बोनस मिलेंगे। तो ये जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करते वक्त डिस्कस की जाएगी, राइट। क्लियर है। तो एम्प्लॉयमेंट इज नथिंग बट टू अंडरटेक अ जॉब, राइट। जो मुझे ऑफर कर रहा है वो एम्प्लॉयर बनेगा एंड मैं एम्प्लॉय बनूंगा, यस और नो। तो चलते हैं इसी एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स पर, एक एक करके फीचर्स डिस्कस करते हैं। तो जो पहला फीचर है ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, अगेन दैट इज एम। तो एम्प्लॉयमेंट का एम क्या है? अगेन एम्प्लॉयमेंट का एम भी क्या है? पैसे कमाना। जॉब क्यों करना चाहते हो? टू अर्न मनी। तो वही वो कह रहे हैं, द मेन एम इज टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, राइट। तो ये पहला है, पैसे कमाने के लिए आप काम कर रहे हो या जॉब ले रहे हो। दूसरा क्वालिफिकेशन। अब व्हेन यू अंडरटेक अ जॉब और व्हेन यू गेट एम्प्लॉयड, क्वालिफिकेशन सर्टन कामों के लिए जरूरी है, बट ऐसे भी कुछ काम है जहां पर आप क्वालिफाइड नहीं हो तो भी आप काम कर सकते हो, लाइक एज अ क्लर्क और एज अ प्यून। कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, या एज अ ऑफिस बॉय, यस और नो। तो आपको कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, बट अगर आपको एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम करना है तो यू शुड हैव सम बेसिक क्वालिफिकेशन और बेसिक नॉलेज अबाउट मार्केटिंग, यस और नो। तो कुछ जॉब्स के लिए, कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत है एंड कुछ के लिए नहीं। तो ये वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इच जॉब रिक्वायर सम क्वालिफिकेशन। The job can be skilled or unskilled. For skilled jobs, some specific qualification are required. Example, job of a nurse. But no specific qualification or unskilled job is necessary. Example, वो कह रहे हैं ऑफिस बॉय। तो कुछ जॉब है जिसके लिए आपके पास स्पेशल स्किल एंड नॉलेज होना चाहिए, राइट। बट कुछ जॉब है जिसके लिए आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगा एंड स्किल नहीं होगा तो भी चलेगा। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है ऑफिस बॉय का। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। तीसरा फीचर, मॉनिटरी रिटर्न। तो जैसे हमने देखा, इन बिजनेस आपको मॉनिटरी रिटर्न क्या मिलेगा? प्रॉफिट, यस और नो। इन प्रोफेशन आपको मॉनिटरी रिटर्न क्या मिलेगा? फीस। एंड इन एम्प्लॉयमेंट आपको मॉनिटरी रिटर्न मिलेगा सैलरी या फिर वेजेस। वेजेस यानी कि मजदूरी। इफ यू आर वर्किंग एज ए मजदूर, कंस्ट्रक्शन साइट पे आप एज ए मजदूर काम कर रहे हो तो यूल गेट अ वेजेस। वेजेस इज नथिंग बट मजदूरी, राइट। तो यूल गेट सैलरी और वेजेस फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो वो कह रहे हैं मॉनिटरी रिटर्न, वेजेस or salary is given as a financial return to employees after completion of work. Wages are decided in advance before appointment. जो लेबर आते हैं उनको कहते हैं कि आज दिन भर आपको काम करना है, आपकी दिहाड़ी 300 रुपया है। दैट इज नथिंग बट आपका मजदूरी 300 रुपया है, राइट। वेजेस आर पेड डेली और वीकली। डेली और वीकली उनको पेमेंट किया जाता है। सैलरी इज पेड मंथली। अलॉन्ग विथ सैलरी अदर बेनिफिट लाइक बोनस, क्वार्टर्स टू स्टे या हाउस टू स्टे, सब्सिडाइज फूड इन कैंटीन एक्सेट्रा आर ऑल्सो गिवन टू द एम्प्लॉयज। तो आपको सैलरी के साथ साथ ये बाकी के भी बेनिफिट मिलते हैं, राइट। तो दिस इज मॉनिटरी रिटर्न। सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगा, राइट। वेजेस आर जनरली पेड डेली और वीकली, एंड सैलरी इज पेड एट द एंड ऑफ द मंथ। बट जिन्हें सैलरी मिलता है दे आर द परमानेंट एम्प्लॉयज। उनको उनके साथ साथ रहने के लिए घर भी मिल सकता है, सब्सिडाइज खाना भी मिल सकता है, बाकी की जो एम्प्लॉयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है लाइक पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी तो वो भी आपको मिल सकती है। अगेन दैट कम्स अंडर योर बेनिफिट, सो दैट इज योर मॉनिटरी रिटर्न, यस और नो। चलते हैं अगले फीचर पर, कैपिटल। अब टू बी एम्प्लॉयड डू आई नीड टू पुट कैपिटल? आंसर इज नो, यस और नो। अगर मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज में जॉब करना है तो मुझे कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत है क्या? नो। आई विल अटेंड देयर इंटरव्यू में अगर सिलेक्ट हो गया तो दे विल अपॉइंट मी। तो मुझे काम करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, लैपटॉप चाहिए तो वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, मोबाइल चाहिए तो वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, यस और नो। सो सर्टन जो रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट माई जॉब, उसके लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो मेरा एम्प्लॉयर मुझे प्रोवाइड करेगा, मुझे कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही वो कह रहे हैं, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग जॉब। सिंपल, राइट। पांचवा, रजिस्ट्रेशन। अगेन यहां पर एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन या किसी एसोसिएशन के साथ जुड़ने की जरूरत कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। कुछ है, कुछ नहीं है। तो देखते वो क्या कह रहे हैं, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। हाँ, बट इफ यू आर वर्किंग इन रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड उनका कोई एसोसिएशन है, एम्प्लॉयज का एसोसिएशन है, तो यू मे बी हैव टू रजिस्टर देयर, राइट, बट नॉट कंपलसरी। तो वो कह रहे हैं नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सिक्स्थ, नॉन ट्रांसफर। अगेन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस में मार्केटिंग मैनेजर का काम कर रहा हूं। मैंने अपने बॉस को कहा कि भाई 1 महीने के लिए मेरा भाई आके मेरे जगह काम करेगा, चलेगा क्या?
नहीं चलेगा। तो इट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल। अगेन प्रोफेशन इज नॉन ट्रांसफरेबल एंड एम्प्लॉयमेंट इज नॉन ट्रांसफरेबल। या मैं बोलूँगा 2 दिन मैं आऊँगा 2 दिन वो आएगा, yes or no, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, employment is non-transferable. Employment cannot be transferred from one person to another. Example, if a teacher retires, then he cannot transfer his job to his son or a daughter. Is it clear? कि टीचर है, रिटायर हो गया, वो बोलेगा अभी मेरे जगह मेरा बेटा काम करेगा, नहीं चलेगा। इट इज नॉन ट्रांसफरेबल, यू कैनॉट ट्रांसफर एज पर योर विल, राइट। नया एम्प्लॉयर विल डिसाइड कि आप छोड़ रहे हो तो आपके जगह कोई नया आएगा, एम्प्लॉयर विल डिसाइड। आप खुद से नहीं बोल सकते अभी मैं छोड़ रहा हूं मेरे जगह इसको ले लो, नहीं, वो एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा। इज इट क्लियर? सो इज नॉन ट्रांसफरेबल। 7वां फीचर चलते हैं, दैट इज नेचर ऑफ वर्क। दिस इज द लास्ट फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो वो कह रहे हैं एवरी एम्प्लॉई is expected to complete the work which is given to him. The nature of job decide the nature of work. Now वो कह रहे हैं कि nature of job यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, आप क्या काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपका nature of job डिसाइड होगा। If you are working as a labor इन अ कंस्ट्रक्शन साइट तो आपका काम है मजदूरी, आपको ईंट या पत्थर तोड़ने पड़ेंगे या ईंट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने पड़ेंगे। अगर आप मार्केटिंग में काम करें तो आपको मार्केटिंग के अंडर जितने भी चीज़ें आती वो हैंडल करनी पड़ेगी। अगर एज ए अकाउंटेंट काम करें तो अकाउंटिंग का काम करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं एवरी एम्प्लॉई इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क, जो आपको दिया है वो आपको करना है, बट उसका नेचर क्या है वो डिसाइड करेगा कि आप कौन से एम्प्लॉयमेंट में हो या किस चीज़ का काम कर रहे हो। यस और नो? इफ यू आर वर्किंग एज अ मैकेनिक इन अ गैरेज तो आपको गाड़ी रिपेयर करने का काम करना है। यस और नो? इफ यू आर वर्किंग एज अ वॉचमैन तो आपको जो वॉचमैन करता है वो करना है। यस और नो? सो आपका काम क्या है वो आपके एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से डिसाइड होगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमने क्या किया, प्रोफेशन क्या होता है वो देखा एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो देखा, दोनों के हमने फीचर्स देखे। कल के लेक्चर और आज के लेक्चर में हमने बिजनेस एंड बिजनेस के फीचर्स भी देखे। यस और नो? तो ये जो 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, हमने इन तीनों का ओवरव्यू ले लिया, राइट। अब इनमें से हम किस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे आने वाले टॉपिक में, तो वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन बिजनेस। मैंने कल भी कहा था कि इन तीनों में से हमारा फोकस रहेगा ऑन बिजनेस ऑलवेज। तो हम इसके बाद जो कुछ भी पढ़ेंगे वो बिजनेस के लिए पढ़ेंगे या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इसलिए जो हमारा अगला टॉपिक है या इसी चैप्टर का अगला पार्ट है दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, या बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो उन्हें पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे करके ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। इज इट क्लियर? तो कल और आज मिला के हमने जो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको कवर किया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड इन तीनों के हमने फीचर्स देखे। अब कल के बाद या जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम बिजनेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर बिजनेस के फीचर्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के मोटिव्स, इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। इज इट क्लियर? चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे, बाय।